वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खबरों पर तबसरे के लिए मुजफ्फर एजाज। मुजफ्फर एजाज, वफाकी मोहतसिब ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ग्रीवियंस कमिश्नर्स का तकर्रुर कर दिया है, क्या फ़ायदा होगा इससे? देखिए, पाकिस्तान के जो 45 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं, डॉलर्स, रियाल्स और पाउंड और बहुत सारी दीगर गैर मुल्की जो ज़र मुबादला भिजवाते हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए, यकीनन बहुत कारामद लोग हैं। उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं। ग्रीवेंस का मतलब वो शिकायत वगैरह जो उन्हें होती हैं, काउंसलर से शिकायत है मिसाल के तौर पे, काउंसलर वक्त पे नहीं आता, दफ्तर नहीं खुलता, वहाँ वो जाते हैं, पासपोर्ट की तजदीद है, शनाख्ती कार्ड की तजदीद है, छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं। हमने देखा है कि वहाँ वो 2-2 रियाल या लिए जाते थे सऊदी अरब में इस छोटे से डॉक्यूमेंट की तस्दीक के लिए। पता चला जी एक बच्चे के 5 दस्तावेज़ हैं तो 10 रियाल देकर वो डॉक्यूमेंट की तस्दीक होती थी और ये कहते थे कि ये फ़लाही कामों में ख़र्च होंगे। तो पाकिस्तानियों की फ़लाह पर तो हमने ख़र्च होते हुए नहीं देखे कभी। तो ये जो चीज़ें हैं कि उनको लंबी लाइनें लगवा कर अपना हक़ इस्तेमाल करने में मुश्किलात होती हैं, तो उसके बजाय ये है कि वो अगर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं तो वो इस कमीशन से रुजू कर सकते हैं कि हमारा कौंसलेट हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा है। एक फ़ायदा तो ये ज़रूर होगा। और वोट का हक कहाँ गया इस तमाम मामले में? ये एक बड़ी अहम बात है कि इसको इस मौके पर इन्होंने जारी किया है जबकि वोट के हक़ के बारे में बात हो रही थी। वोट का हक़ मिलने के बिल्कुल ये कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इनके लिए तैयारियां की जाएं। पहले तो वो मानने को तैयार नहीं थे, फिर उन्होंने कहा अच्छा 8 मुल्कों में 10 मुल्कों में करेंगे, अब परसों 7 मुल्क का है। तो मुमकिन है कि कुछ ममालिक में ये कोई सॉफ्टवेयर बना लें, कुछ चीज़ें कर लें, कोई ऑनलाइन वोटिंग का इंतज़ाम कर लें। लेकिन ये कि एक तरह से अश्कशुई करने की कोशिश की है कि लोगों के मसाइल नहीं तो कम से कम लोगों को ये पता चले कि हमारे लिए भी कोई चीज़, कोई सुनवाई की गई है, कुछ बात हमारी सुनी जा सकेगी। अच्छा, क्या मसाइल हल कर सकेंगे ये कमिश्नर्स ग्रीवियंस? देखिए, कमिश्नर्स के जैसे मैंने भी अर्ज़ किया कि वहाँ छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को काउंसलेट जाना मुख्तसर टाइम होता था, 1 बजे 1:30 बजे बंद बीच में मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। वहाँ बैरून मुल्क कई पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं, तो इनके पास ऐसी कोई अथॉरिटी है कि उनके लिए काम कर सकते हैं ये कमिश्नर्स? जी जी, कमिश्नर्स तो नहीं, लेकिन कमिश्नर्स को आप तजावीज़ दे सकते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी वहाँ के मसाइल से आगाह कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि फ़लाँ साहब बिल्कुल बेगुनाह हैं और वो गलती से दस्तावेज़ात ना होने की वजह से या उनकी चीज़ें खो गई थीं या उनके साथ कोई हादसा हो गया था तो वो अपनी दस्तावेज़ात बर वक्त पेश नहीं कर सके, वो जेल में पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को तो निकलवाया जा सकता है। वहाँ पर हमारी तंजीमें मौजूद हैं पाकिस्तानियों की जो वहाँ दावा करती हैं कि हम फ़लाह की तंजीम हैं। तो ये फ़लाही तंजीमें इन ग्रीवेंस कमिश्नर्स को इत्तला करें। लेकिन एक चीज़ ये है कि जैसे इन्होंने ईमेल एड्रेसेस दिए हैं, पते दिए हैं, टेलीफ़ोन नंबर दिए हैं, टेलीफ़ोन की हद तक तो ठीक है, लेकिन टेलीफ़ोन पर ये शिकायत सुनी नहीं जाएंगी। और ईमेल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारी लेबर है, उसको ईमेल करना और ईमेल तक पहुँचना, फिर ईमेल से क्या जाना है, किस तरह लिखना है, हर एक के बस की बात नहीं है। तो मेरा ख़्याल है इसका दायरा वसी करना होगा। इन कमिश्नर्स के नुमाइंदों को मुतल्लिका काउंसलेट्स में बैठाना होगा और जो काउंसलेट की टीमें मुख्तलिफ शहरों का दौरा करती हैं उनके साथ भी इनका एक नुमाइंदा जाना चाहिए। हुकूमतों से भी राबिता करेंगी तजावीज़ के लिए और शिकायत के लिए, तो वो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? इनका नुमाइंदा वहाँ जाकर, जैसे पाकिस्तान का वहाँ वेलफेयर काउंसलर होता है जो पाकिस्तानियों के मसाइल के लिए मुतल्लिका हुकूमतों से रब्ता रखता है और पाकिस्तानियों के वेलफेयर के बारे में उनसे बताता है कि जी हमारे इतने मुलाजमीन यहाँ पर हैं, उनकी रिहाइश का इंतज़ाम अच्छा नहीं है और उनके जो लेबर्स हैं उनके कवानीन के ऊपर सख्ती से अमल नहीं हो रहा है या बाज़ जगह बेजा सख्ती हो रही है और ज़रा सी बात पे लेबर निकाली जा रही है, तो वो उनका दिफा कर सकते हैं। अब अगर कोई ऐसा कानून बन गया है जैसे सऊदी अरब में वो रेड और येलो और ग्रीन किस्म के कवानीन बन गए हैं कि अगर ये कंपनी इसके अंदर इतने सऊदी आ गए हैं तो उसके बाद गैर मुल्की इतने होने चाहिए, तादाद मुकर्रर कर दी गई है, या गैर मुल्कियों की तादाद बढ़ गई है तो निकाले जाते हैं, तो वो पाकिस्तानी जो बाकायदा वीज़े लेके गए हैं उनके लिए कोई मुतबादिल जगह तलाश करना, उनके लिए कोई मराहिल, मुख्तलिफ मराहिल हैं, आगे के मराहिल हैं, उनको आसान बनाना, ये उनके ज़िम्मेदारियों में भी शामिल है। और हुकूमतों से रब्ता करने का फ़ायदा ये होता है कि वो पाकिस्तानी ख़ुद को यतीम नहीं समझते और हुकूमतों को भी मालूम होता है कि हम कोई गलत काम करेंगे तो बहरहाल इनका कोई देखने वाला है, इनके लिए कोई बात करने वाला है, यूँ ही नहीं है कि किसी को भी उठाया निकाल दिया और चलो मियाँ घर जाओ। तो ये इदारे का क़याम और कमिश्नर्स का तकर्रुर एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको यहीं पर रुक नहीं जाना चाहिए बल्कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए, इसकी तफसीलात में जाना चाहिए, नुमाइंदों का वहाँ तकर्रुर होना चाहिए
और ये लोग मिलकर पाकिस्तानियों के साथ मिलकर, कम्युनिटी के साथ मिलकर, मकामी लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तानियों की बेहतरी के काम कर सकते हैं। अच्छा, कराची में कई दहाइयों से जो है हालात बहुत ख़राब हैं और बिला आखिर जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है उस पर आज खुद नोटिस लेना पड़ा। बदअमनी केस भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रेंजर्स को हिदायत की हुक्म दिया है कि कराची से नो गो एरियाज़ ख़त्म किए जाएँ, अमन व अमान बहाल किया जाए, और रेंजर्स रोज़ ऑपरेशन भी कर रही है। बहुत मतलब मुतादिद अफराद गिरफ़्तार किए जाए, 10 से तकरीबन तादाद ज़्यादा होती है रोज़ाना जी तकरीबन, तो हथियार भी बरामद होते हैं। उसके बावजूद ऐसा लगता है कि एक जराइम पेशा और जो है ना मुश्तबा अफराद एक बहुत कसीर तादाद इस शहर के अंदर देखिए वो ऑपरेशन के बावजूद धमाके भी हो रहे हैं, हलाकतें भी हो रही हैं और ऑपरेशन भी जारी है। वो इस हवाले से मैं अक्सर कहा करता हूँ, किसी का शेर है कि सड़कों पर निकलते हैं शाम से, आसेब अपने काम से, हम अपने काम से। तो ये भी एक वक्त में कई क़ुव्वतें हैं जो इस शहर में मुतहर्रिक हैं। यकीनन जिन लोगों के ख़िलाफ़ रेंजर्स कार्रवाई कर रही है किसी इत्तला पर करती है, कभी कभी वो इत्तला झूठी भी निकलती है और रेंजर्स को सुबकी का भी सामना करना पड़ता है कि उन्होंने गलत जगह इक़दाम कर दिया। लेकिन रेंजर्स भी तो दहशतगर्दी का शिकार है, तो एक आम आदमी में देखिए इसका मतलब है अगर रेंजर्स दहशतगर्दी का शिकार है तो इसका मतलब है कि रेंजर्स के हाथ बेशतर मौक़े पर सही जगह पड़ रहे हैं, जब भी उनको किसी रिएक्शन का सामना हुआ ना। वरना अगर वो आम आदमी में तो अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ जाता है ना कि रेंजर्स को नहीं छोड़ा जा रहा, रेंजर्स दहशतगर्दी का शिकार है। आम आदमी को ये अंदाज़ा हो रहा है कि रेंजर्स ने अगर इस महीने भर में 200-250 लोग पकड़े हैं और बहुत बड़ी तादाद में असलहा बरामद किया है, तो यकीनन वो लोग मोहल्ले वाले तो जानते हैं ना। देखें मैं और आप नहीं जानते कि नॉर्थ कराची में रहने वाला शख्स नहीं जानता कि लांडी में किसको पकड़ा गया, और लांडी वाला नहीं जानता कि सुरजानी में किसको पकड़ा गया है। वो तो नाम सुनता है, लेकिन मकामी आदमी तो जानता है कि ये कौन था। लेकिन बदअमनी केस में रेंजर्स के जो आला हुक्काम पेश हुए थे तो जस्टिस साहब ने कहा कि आपका काम क्या है, पानी बेचना और जो अड्डे हैं सट्टे के और जुए के उनकी पुश्तनाई। तो इस तरह से भी इन पे रेंजर्स पे जो सवाल ये चीज़ें भी हैं। देखकर अगर रेंजर्स को आप डेली इश्यूज़ के अंदर डाल देंगे, ट्रैफिक कंट्रोल करने में लगा देंगे, तो फिर ये ख़राबियाँ भी उनके अंदर आएंगी। जैसे एक ज़माने में पाकिस्तानी फ़ौज को कराची की गलियों में उतारा गया था, तो जब फ़ौज गलियों में आ गई थी, लियाकताबाद का ट्रैफिक बहाल कर रही थी, सड़क को चौड़ा कर रही थी, तो फ़ौज का ये काम नहीं था। फ़ौज का जो काम था उसको उधर ही तक महदूद रखते और जितना उसको मैंडेट दिया था वहीं तक रखना चाहिए था, जिसका नुकसान फिर बाद में फ़ौज ने बर्दाश्त किया, उनके ऊपर आया कि वो उन्होंने गलत जगह घुसे हैं, गलत घरों में दाखिल हो गए और ख़वातीन ने शोर शराबा किया। तो इस मरतबा इसीलिए फ़ौज खुद नहीं आई है, बल्कि उन्होंने रेंजर्स को आगे रखा है। रेंजर्स भी फ़ौज का ही हिस्सा होते हैं जी। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन भी जारी है, धमाके भी जारी हैं, इसकी वजह है कि देखें जिन कुव्वतों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है उनके लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं, उधर से रिएक्शन भी हो रहा है। साथ साथ ये जो धमाके हुए हैं गुज़िश्ता उस रिएक्शन में आम आवाम का जो है ना वो कितना नुकसान हो रहा है। देखिए आवाम का एक नुकसान तो ये हुआ कि अगर 4 आदमी मरे हैं धमाके में, तो उस 4 के नुकसान को कराची शहर को हड़ताल की नज़र करके लाखों लोगों को रोज़गार से महरूम कर दिया गया एक दिन। ये 4 अफराद की अहमियत है, एक जान की भी बड़ी अहमियत है। लेकिन पहले तो रोज़ाना कराची में 15-15, 20-20 लोग मर रहे हैं, उनमें से तो किसी पर कुछ नहीं हुआ। बड़े अहम लोग मर गए उस पार्टी के जिसने कल हड़ताल की अपील कर दी, उनके तो बड़े अहम लोग मर गए और उन्होंने बाज़ औक़ात बिल्कुल ही पी गए। लेकिन इस वक्त मंजरनामा तो बिल्कुल मुख्तलिफ है ना। एक इंतखाबी जो है कैंप पर हमला किया गया, उनके कारकुन जो है वो ये भी ज़रा मीडिया के ज़रिए जिसको डिस्प्ले या मिसप्ले कर दिया गया है कि उनके कैंप पर हमला हो गया है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो कौन सी जगह थी, अब्बास टाउन के बाहर धमाका हुआ था, उसको अब्बास टाउन पर हमला करार दे दिया गया। वहाँ पर शिया और सुन्नी की तादाद के हवाले से भी मीडिया ने गलत बयानी की। इसी तरह एक कैंप के करीब हुआ है और उसमें मुख्तलिफ़ लोगों का जो है हादसे में उनकी मौत वाक़ हुई है। और ज़रूरी नहीं है कि जहाँ किसी ने कोई बात की हो और उर्दू स्पीकिंग है तो उसको महाजर का ठप्पा लगा दिया जाए, पश्तो स्पीकिंग है तो उसको ANP का ठप्पा लगा दिया जाए। मरे आम आदमी हैं, लेकिन उस हड़ताल की वजह और एहतजाज की वजह कुछ और है। वो वजह धमाका नहीं है, बल्कि वो सियासी मसलियतें हैं, सियासी मजबूरियाँ हैं, जिनकी वजह से वो मजबूर होकर ऐसे इक़दाम कर रहे हैं। तो रेंजर्स को क्या करना चाहिए इन तमाम जो वारदातें हो रही हैं, दहशतगर्दी हो रही है, उसको रोकने के लिए इंतज़ामिया को, रेंजर्स को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? ऐसे धमाकों की वारदातें तो आसानी से नहीं रोकी जा सकती, इसलिए कि खुफिया तरीके से ये काम होते हैं।
वो साहब हमें फिर याद आते हैं कि जिनको पहले से पता होता था कि इतने दहशतगर्द इस शहर में दाखिल हो गए हैं और उनका काम ये है, नाम भी उनको पता चलता था। आप उनका नाम लेने को कह रहे हैं? जी जी। और रहमान मलिक की बात कर रहा हूँ कि वो उनको सब पहले से पता होता था, सिवाय इसके कि कैसे गिरफ्तार किया जाए। तो वो साहब तो अब नहीं है, इसलिए रेंजर्स वगैरह कोई ये नहीं कह रहा। तो पुरअमन जो आने वाली हुकूमत है उसको पुरअमन पाकिस्तान देखेगा, उनका बयान है। जी जी, उनका अमन और उनका पुरअमन पाकिस्तान। तो आप देख लें कि कितना अमन था कि सिर्फ एक साल में 9,500 लोगों का इस शहर में, इस कराची जैसे शहर में कत्ल हुआ है। 35,000 लोग 5 साल में कत्ल हो गए। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसी हवाले से, इंतखाबात के हवाले से, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कुछ अपनी तशवीश का इजहार किया है कि, और कहा है इंतज़ामिया से, हुकूमत से, कि उम्मीदवारों की जो है वो हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। और उन्होंने फिगर भी दिया है कि अब तक जो है इंतखाबी मुहिम के दौरान 37 अफराद जो है हलाक हो चुके हैं और 180 के करीब ज़ख्मी हैं। तो एमनेस्टी ने सबको इसी में शामिल कर दिया। बिल्कुल, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने निगरान हुकूमत से और जो है मुताल्लिका इलेक्शन के हवाले से जितने भी हालात हुए, इंतखाबी मुहिम के दौरान का एक उम्मीदवार फ़खरुल इस्लाम हैदराबाद में कत्ल हुआ है। गुजरांवाला में बिलाल कुदरत भट्ट जमात इस्लामी के, उन पर हमला हुआ है। लेकिन वो ऐसा और ANP के और तो उसमें जो जलसे में जो लोग मारे जाते हैं वो भी तो नहीं, ये सब 5-6 लोग हैं। और ये नहीं जो बता रहे हैं कि वो सब के सब उन्होंने इंतखाबी उससे के हवाले से डाल दिए हैं, कोयटा के हवाले से डाल दिए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का तो एजेंडा अपना होता है, वो जब तशवीश का इजहार करते हैं तो वो साथ में कोई और चीज़ें भी डाल देते हैं, पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को मुश्तबा बनाने की कोशिश करते हैं। तो उनके हवाले से तो हमें नहीं देखना, हमें तो अपने बारे में खुद जायज़ा लेना है हमें। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट तो आप पर असंदाज होती है ना पूरी दुनिया में, आप जी बिल्कुल होती है, जिस हिसाब से होती है। लेकिन अगर हम भी उन्हीं शुमार देते हैं वो तो आपकी बदनामी का, लेकिन अगर हम भी उन्हीं की नज़रों से अपने आप को देखने लग जाएं तो फिर वो पुरानी कहावत है कि कौवा कान ले गया, आदमी कौवे के पीछे भागेगा, कान को हाथ भी नहीं लगाएगा कि कान अपनी जगह मौजूद है। तो हमें तो पहले अपने हालात को देखना है, कौन से कत्ल कहाँ हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं। उन टारगेट किलिंग्स को भी उन्होंने उसमें शामिल कर दिया है या कौन सी चीज़ों को शामिल कर दिया है, फिर उसका जवाब भी देना चाहिए। पाकिस्तान में वजारत इंसानी हुकूक मौजूद है, वो बताए कि इतना हिस्सा दुरुस्त है, इतना हिस्सा गलत है, ये एजेंडे का हिस्सा है और ये हक़ाइक़ हैं। अच्छा, सियासी जज्बात और ताल्लुक़ से कतई नज़र तमाम सियासी जमातों को इस हवाले से क्या कहेंगे आप कि उन्हें क्या लायामल इख्तियार करना चाहिए दहशतगर्दी की वारदातों से बचने के लिए और इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए? नफ़रत की फ़ज़ा ना फैलाएँ। जी, आपका इख्तलाफ है, आप सियासत में इख्तलाफ कर रहे हैं, आप कहें हम तुम्हें शिकस्त देंगे, तुम्हारे नज़रियात से हमें इख्तलाफ है। लेकिन ये जो नफ़रत फैलती है बहुत हद तक फिर वो जाती है कारकुनों में उतरती है। कारकुनों में तो तहम्मुल नहीं होता, फिर वो जज्बात में आके, इश्तिआल में आके कोई ऐसा काम कर देते हैं तो उसके नतीजे में फिर कत्ल जो फितरत होती है वो तमाम ममालिक में एक जैसी होती है। फिर उसके बाद अब जिम्मेदारी उन पर डल जाती है जिन्होंने कुछ कर दिया, लेकिन उनको एक नफ़रत उनके दिमागों में भरना, ये ज़िम्मेदारी है उन लोगों की जो क़यादत के मनसब पर फाइज़ हैं। वो मोहब्बत की बात करें, इख्तलाफ करें, इख्तलाफ राय करें, उनको हराने की बात करें, उनकी पॉलिसियों पर तनकीद करें। लेकिन आप देखें कि जिस तरह की ज़बानें इस्तेमाल की जा रही हैं, किसी को नाम लेकर, किसी के चेहरे पर, किसी के बालों पर, तो ये चीज़ें मुनासिब नहीं है। इस तरीके से तो बिल्कुल ही जो है पैदा होगी, नफ़रत भी पैदा होगी, गुस्सा भी पैदा होगा और फिर कोई रिएक्शन होगा, तो उसके नतीजे में ये जो फ़ज़ा है वो मज़ीद कशीदा होगी। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र एजाज़ आपका। राह न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों और तबसरों के लिए देखते रहिए राह न्यूज़। अगले बुलेटिन तक के लिए मोहम्मद वसीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।